यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने का मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको 2-3 बातें बताई थी। जो मूल मंत्र जो क्रक्स निकलता है, चूंकि मैं खुद जेआरएफ हूँ, 3 बार नेट पास किया था, इस बार जेआरएफ भी हूँ, तो उसके आधार पर मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि सब किसी भी यूजीसी छोड़ दीजिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उस एग्जाम को जानें। और वो किसी भी एग्जाम को जानने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उसके सिलेबस को जानें। उसमें भी जो ऑफिशियल सिलेबस है आप उसको पढ़े, समझे, क्योंकि उसी सिलेबस से आपको पता चलता है कि ये एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। और सीधा फंडा किसी भी एग्जाम को कि आप उस एग्जाम की डिमांड को समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, तो एकदम आसान तरीके से आप इस किसी भी एग्जाम को पास क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शस्त्र है ये आपके एग्जाम की तैयारी का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है। तो आप अपने शस्त्र को नहीं जानेंगे, नहीं सही से चलाना सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये जो यूजीसी का जो गैप है वो कोई आपसे पार नहीं जा सकता है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो मैं ये सिलेबस जो है आपको सीधे यूजीसी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हूँ, यहाँ पे आपको दिख सकता है। लेटेस्ट सिलेबस है, इसमें क्या आप तो जानते ही। अच्छा, थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट इसको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए टोटल जो पेपर 2 है इतिहास विषय में, उसमें से अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम यूजीसी नेट के बारे में जानते ही होंगे। हालाँकि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में शॉर्ट में बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यह एक बॉडी है, एक संस्था है जिसका काम है हायर एजुकेशन में काम करना। जो उच्च शिक्षा है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ाना, उसको संरक्षण करना, उसको अनुदान देना, है ना? यही इसका मुख्य काम है। तो उसी कड़ी में उच्च शिक्षा कैसे बचेगा जब यूनिवर्सिटीज रहेंगे, वही यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ही रहेंगे, तो उसी विश्वविद्यालय में शोध चलता रहे, नए-नए चीज खोज होता रहे, स्कॉलर बनते रहे, प्रोफेसर्स रहे, तो स्कॉलर्स, प्रोफेसर की नियुक्ति, सारे रूल रेगुलेशन बनाना, सिलेबस डिजाइन करना, ये सब उसी यूजीसी का काम है। यूजीसी नेट जेआरएफ आप लोग अगर यहाँ आए तो जानते ही होंगे। तो यूजीसी नेट एग्जाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? ये आप इंटर पीजी लेवल पे, आप पीजी के सेकंड ईयर में आप अगर रहते हैं तब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर क्वालिफाई सिर्फ नेट होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेआरएफ होते हैं तो सरकार 5 साल के लिए आपको कुछ अनुदान देती है, लगभग 40-42 हजार, अलग-अलग थोड़ा सा वेरी भी करता है 5 सालों तक। आप रिसर्च भी करेंगे। तो यही एग्जाम है, तो आप इस एग्जाम को समझिए, जानिए। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इस सब ये 63 टोटल 63 सब्जेक्ट में यूजीसी का एग्जाम होता है। उस 63 में से मेरा जो सब्जेक्ट था इतिहास है, आप जानते ही हैं। तो ये इतिहास विषय से मैंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, 3 बार पहले नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो इस इतिहास विषय में भी क्या जो पेपर 2 है उसमें 10 यूनिट होते हैं। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, उसमें भी 10 यूनिट होते हैं। तो चलिए इस 10 यूनिट की हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। टोटल कितने यूनिट होते हैं? 10। तो 10 जो यूनिट है मैं उसमें से 3 आपको होते हैं प्राचीन भारत से, 3 होते हैं मध्यकालीन भारत से, 3 होते हैं आपको आधुनिक भारत से। तो 3 9 ही हुआ। एक जो बचा एक होता है आपको इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी से होता है। ये टोटल आपको 10 यूनिट है कि और इसी 10 यूनिट से माना जाता है कि प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन बनता है। तो 10 दही के 100, है ना? 100 क्वेश्चन इससे पेपर 2 से, और पेपर 1 से 50 क्वेश्चन रहता है आपका। उसमें भी 10 यूनिट है, माना जाता है कि 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट से। तो टोटल 150 क्वेश्चन हुआ, और 150 क्वेश्चन टोटल 2 मार्क्स का होता है। तो कितना हो गया? टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम हो गया। तो इस बार मुझे इसी 300 में से 210 नंबर आया है, उसी के साथ मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ हूँ। तो चलिए तो सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं स्पेसिफिक, जिसके बारे में आपको जानना होता है। अच्छा, पहली नजर में देखने में लगता है कि अलग अलग टॉपिक है जिसको हमको अलग से पढ़ना है, लेकिन नहीं। जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे और जब सिलेबस के आधार पर जब आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे, डेप्थ में उसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये कहीं से कोई अलग नहीं है। ये आपके सिलेबस में जो मूल जो सिलेबस उसमें जो दिया गया उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको अलग से यहाँ पे 40-45 टॉपिक में आपको दे दिया कि भाई आपको इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। अच्छा, ये इसका फायदा है क्या नुकसान है? इसका बहुत सारा फायदा है। आपको इसका यह फायदा है कि जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये सब पहले बार इधर दिखने को मिलेगा, जब आप सिलेबस कवर करेंगे तो वहां भी देखने को मिलेगा। एक ये फायदा तो डबल हिंट करेगा, तो समझ में आएगा। अच्छा, आप वहां पे पढ़े थे तो आप अच्छा
मैं जो बोलता हूँ सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, सिलेबस इसलिए पढ़ना चाहिए कि सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें जो मैं अभी बोलूंगा, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको सेट हो जाएगी। जब आप सिलेबस को कवर करेंगे तो उसमें आप जब जैसे इन टॉपिकों को देखिएगा तो आपके माइंड में हिट करेगा, अच्छा वहां पे पढ़ेंगे थे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस डेटा को यहाँ पे वो धीरे धीरे स्टोर करते रहेगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ गया, अच्छा आप इस चीज को अच्छा से पढ़ गए, समझ गए। तो एक ये फायदा है सिलेबस पढ़ने का। दूसरा, अच्छा मैं ये जो बता रहा था कि ये पढ़ने के फायदे क्या क्या, ये अलग से है, मूल रूप से सिलेबस में ही है, लेकिन इसको अलग से दिया तो इसके फायदे क्या, बहुत सारा फायदा है। एक ये यूजीसी ने आपको हिंट दे दिया कि भाई देखो तुम पूरा सिलेबस तो पढ़ोगे ही 10 यूनिट, उसमें से ये जो कुछ 40-45 टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना, इससे हम क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेंगे, और पूछा भी है। अब मैंने बताया था कि एग्जाम पास करने का सिलेबस तो है ही, उसके साथ पिछले साल का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए तो यदि आप पिछले साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये इन टॉपिक्स में से, और भी नीचे है टॉपिक है, उन सारे टॉपिकों में से देखिए, ये सारे टॉपिक जो आपको दिखते हैं, इन सारे टॉपिकों में से आपको क्वेश्चंस बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए इन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हल्का सा, क्योंकि ज्यादा तो नहीं करेंगे, दो समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस जिक्र करते हुए हम लोग चलते हैं। तो आप देखिए पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है भारतवर्ष, ये आपको शुरुआती जो होता है कि भारत क्या है, भारत का नामकरण कैसे, अपने देश का भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, उसमें जो पढ़ते हैं वो उनसे कॉन्टेक्स्ट में है। सभा और समिति, जो आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें जो 4 वेद है उसमें जो सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसमें जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट में ऋग्वेद में भी इसका कॉन्टेक्स्ट आता है सभा समिति का। वर्णाश्रम, 4 ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है ना, चतुर्वर्ण का जिक्र, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उससे संबंधित उसका डीप कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है। वेदांत जो है उपनिषद, वेदोकांत जो उपनिषद, उसके बारे में जिक्र है, आप उसको पढ़ेंगे। पुरुषार्थ जो है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, आप पढ़े हैं, या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ऋण भी 4 प्रकार के होते हैं, गुरु ऋण, पितृ ऋण, इस प्रकार के कई ऋण होते हैं। संस्कार आप पढ़ेंगे, टोटल 16 संस्कार होते हैं, है ना, गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक। अच्छा आप लोग नहीं होते कि कोई मर जाता है तो आप लोग जाते हैं जलाने या दफनाने, तो कहते हैं उसके अंतिम संस्कार में कहते हैं, अंतिम इसलिए क्योंकि वो 16वां है, उसको अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं संस्कृत में। कॉमन भाषा में हम लोग क्या अंतिम संस्कार कहते हैं। तो इसी प्रकार के 16 संस्कार, तो उसमें देखते मुंडन वगैरह होता है हम लोगों का, कहीं कहीं जनेऊ होता है कुछ लोगों का, तो सब जो अलग अलग है, पुंसवन वगैरह ये सब है। तो ये टोटल 16 संस्कार है, आप पढ़ेंगे भी, प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें यज्ञ कई प्रकार, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कॉमन लोगों का क्या यज्ञ था, ठीक है, ये सब चीजों को आप फिर बाद में पढ़ेंगे। गणराज, गणराज अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उस वैदिक काल के कॉन्टेक्स्ट में गणराज का क्या मतलब था, फिर महाजनपद काल के कॉन्टेक्स्ट में गणराज का क्या मतलब था, वो आप पढ़ेंगे। ये जनपद है, जनपद आप पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, उसी में से 4 गो ताकतवर महाजनपद बसता है, उसी में से सबसे ताकतवर अंत में कौन, मगध बसता है। उसी कंटेक्स्ट में आप पूरे चीजों को आप क्या है पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जनपद के बाद आता है कर्म का सिद्धांत, है ना, पढ़ते कि ये अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, फिर कर्म कैसे न्यूट्रल होता है, तो फिर आपको मोक्ष कब मिलेगा, तो ये सब आपको उसी में है। दंड नीति, किस अपराध के लिए क्या दंड है, अर्थशास्त्र लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु जी थे चाणक्य, उन्होंने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र, उसी में सप्तांग थ्योरी है कि राज्य का 7 अंग होता है, राजा सिर होता है, फिर अलग अलग मित्र कान होता है, इस तरह से टोटल 7 अंग बताया गया है। धर्म विजय, है ना, धर्म विजय आप देखिए अशोक को जो जानते हैं हम लोग, तो अशोक को बिना उसके धर्म विजय के जाना ही नहीं जाता, क्योंकि अशोक अगर सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट हुआ, अशोक महान हुआ, तो युद्ध विजय का स्थान पे उसने धर्म विजय अपनाया, तभी हुआ। तो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कि उसके लिए क्या क्या किया, तो इन सब चीजों की जब आप अशोक को पढ़ेंगे तो उसको आपको पढ़ना होगा। तो अशोक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उसका धर्म विजय ही होता है, धर्म के लिए, धर्म जो अशोक का था उसके लिए क्या था, कि क्या क्या किया, इन सब चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उसी उसी आपको कॉन्टेक्स्ट में देखिए आपको स्तूप एक प्रकार का बौद्ध मंदिर था, चैत्य क्या है, विहार, विहार क्या है, इसी विहार से अपना राज्य बिहार जो है बिहार बना है, तो क्या है बौद्ध, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तीनों जो नागर है, द्रविड़ है, वेसर है, ये मंदिर निर्माण की तीनों शैली है। तो
इसको पढ़ेंगे। नागर शैली आप पढ़ते मुख्य रूप से उत्तर भारत में बना था। द्रविड़ शैली आप पढ़ते मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण भारत में। वेसर शैली दोनों का मिक्स है। उत्तर भारत के मंदिर शैली का जो गुण है और दक्षिण भारत के मंदिर शैली का जो गुण है, दोनों को मिक्स कर करके जो बना मध्य भारत वाले क्षेत्रों में जो पाया जाता है मुख्य रूप से वो वेसर शैली है। कुछ अपवाद आपको नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलता है। ये है, अब देखिए बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध अलग है, बोधिसत्व अलग है। तो जब बौद्ध धर्म बुद्ध को पढ़ेंगे तो टोटल बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर उसमें बोधिसत्व को पढ़ेंगे, बुद्ध के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां से ये लिया गया है। तो आपको एक हिंट दे रहा है ना कि देखो भाई तुम अगर बुद्ध को पढ़ोगे तो इसमें तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। तीर्थंकर ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें महावीर स्वामी हुए, प्रथम ऋषभनाथ थे या ऋषभ देव थे, आदिनाथ भी उनको कहा जाता है, ऋग्वेद में भी उनका जिक्र है। तो इन चीजों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। इसके अलावा जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे दक्षिण भारत में मुख्य रूप से, तो वहां पे आपको अलवार और नैनार दिखेंगे। तो अलवार और नैनार भक्ति संत थे, दोनों अलग अलग धर्म से संबंधित है। हालांकि अभी हम लोग उसी को सेम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन नैनार क्या थे, शैव उपासक जो भगवान शिव की पूजा करते थे। वो क्या थे, जो शैव संत थे वो नैनार कहलाते थे। इनकी संख्या टोटल कितनी थी, 63। इस 63 में एक महिला संत थी। 63 में एकमात्र महिला संत थी। 63 में एकमात्र महिला संत थी, उनका नाम क्या था, कराइकल। एक बार कराइकल या अंदाज, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 63 में एकमात्र महिला शैव संत या नयनार संत थी, कराइकल ही थी, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा उसे। अच्छा, अब अलवार को देख लीजिए। अलवार जो है, अलवार आपको कौन थे, वैष्णव थे, विष्णु के उपासक थे। तो अलवार संतों की संख्या टोटल 12, इसमें से एकमात्र महिला थी, उनका नाम अंडाल था, ठीक है। और नैनार में कितने संत थे टोटल, नैनार संत 63, अलवार संत टोटल 12। इसमें भी एकमात्र महिला, तो इसमें कराइकल थी और इसमें क्या है, एकमात्र महिला अंडाल थी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, हमको लगता है शायद उल्टा तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, आपको याद करने में अगर मान के चलिए दिक्कत हो रहा होगा कि अलवार नयनार, तो नयन से हम ऐसे जोड़ करके बताते हैं जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो कि नयन, नयन मतलब नेत्र होता है। 3 गो नेत्र किनका है, भगवान शिव का है, त्रिनेत्र। तो नेत्र नयनार, तो जो नयनार साधु है किसको मानेंगे, त्रिनेत्र वाले को। त्रिनेत्र वाले कौन है, भगवान शिव। तो शैव धर्म से संबंधित वो नयनार है, बाकी बच्चा तो अलवार है जो विष्णु से संबंधित है। आगे आपको श्रेणी दिखेगा। श्रेणी क्या था, व्यापारिक श्रेणियां, जो व्यापारियों का जो अपना समूह समूह होता था, ग्रुप होता था, उसको श्रेणी कहते थे। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा भूमि छिद्र विधान न्याय क्या है। इसके अलावा आपको दिखेगा कर भोग भाग, ये तीनों एक प्रकार का टैक्स है, कर है। तीनों अलग अलग कंटेक्स्ट में, तीनों का अलग अलग अर्थ है, कब क्या है, तो आप इसको अलग से पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर बचा क्या, विष्टि। तो देखिए यहाँ पे विष्टि है। फिर स्त्री धन है कि महिला को जो पति पिता के तरफ से मिलता था वो स्त्री धन उसका होता था, या पति कुछ गिफ्ट के रूप में देता था, उसमें सिर्फ उसी का अधिकार होता था, उसका पति का भी नहीं हो सकता था। हाँ, वो चाहे तो अपने स्वेच्छा से दे सकती थी, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे स्त्री धन क्या है, ठीक है। इसी में आप इन लोगों को पढ़ेंगे। विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है उनको पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है मनु स्मृति है, उससे जो कुछ कुछ चीजें निकलता है, तो उस सब में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। स्मारक पत्थर पढ़ेंगे। अग्रहार जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, दान में दी गई भूमि, तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे है। आयन 10 साल अकबर के समय जो टोडरमल जो उसका वित्त मंत्री था, उन्होंने जो एक भू राजस्व बंदोबस्त पद्धति अपनाया था, वही क्या था, आयन 10 साल था, आप उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या, परगना, ये भी प्रशासनिक शब्दावली, मुगल प्रशासनिक शब्दावली, तो जिलों को परगना में जो बांटता है, प्रांतों को अलग अलग क्षेत्र में जो भाग बांटता है वो है। सहनाय मंडी आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखेंगे, जब वो बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाता है, सब चीजों का दाम फिक्स कर देता है, उसी के संरक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए क्या है, एक व्यक्ति की नियुक्ति करता, उसी को सहनाय मंडी कहते हैं। महलवारी ये क्या, भू राजस्व पद्धति था जो अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार का था ना, महलवारी, रैयतवारी और एक क्या था, जमींदारी। उसमें महलवारी दिए हुआ, तो आप तीनों पढ़ेंगे तो तीनों आ जाएगा, और महलवारी थोड़ा सा विशेष फोकस कर लीजिएगा, हालांकि तीनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हिंद स्वराज 2 कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, एक तो गांधी जी के संदर्भ में, एक तिलक के संदर्भ में। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, बंगाल विभाजन के टाइम में भी ये टर्म चर्चा में रहा था, तो आप उसको देखेंगे। वनिकवाद क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, वही ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी का, उसके
कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखना होगा। या कैसे अंग्रेजों ने भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया, तो उसके स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जो यहाँ फैक्ट्री या कुछ लगती है कुछ, फिर खिलाफत आंदोलन जो पढ़ेंगे आप 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसके संदर्भ में यहाँ पे देखिए है। फिर यहाँ पे देखिए सुलह कुल, ये क्या है? अकबर का धार्मिक नीति है सुलह कुल, सभी धर्मों को समान रूप से मिला करके चलने की जो उसकी पॉलिसी थी, उसी में आप लोग पढ़ेंगे क्या, वो जो क्या बोलते हैं इबादत खाना बनाता है, फिर उसमें सभी धर्मों के लोगों से चर्चा करता है, फिर अपना एक अलग धर्म स्थापित करता है। हालांकि वो चल सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन ये तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ेंगे अकबर को, तो वहां से आपको पड़ेगा कि सारा भौमिक शांति की नीति जो उसकी थी, सब धर्म को लेकर के चला, वही उसकी सुलह कुल की नीति थी। तुर्कान चहलगानी आप पढ़ेंगे, 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, और फिर बाद में बलबन ने इसका समाप्ति कर दिया था। हालांकि बलबन खुद ही इस 40 गुलाम सरदारों में से एक था, लेकिन बाद में जब वो राजा बनता है तो बुझ जाता है कि ये जो 40 सरदार है चहलगानी, तुर्कान है चहलगानी, ये किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। किसी भी को राजा बनाना हो, उतारना हो, उसमें इसका बड़ा रोल होता था। इसलिए वो खुद राजा जब बन गया तो ये क्या है, जो बाकी थे वो सबको समाप्त कर दिया कि इसका कोई कंपटीटर ना आ जाए। फिर वतन क्या है, वतन जागीर क्या है, आप इसको कंटेक्स्ट में आप देखेंगे। ठीक है, वतन वतन जागीर जो है उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। बलूता क्या है, तकावी एक प्रकार का कृषि ऋण था, जो आपको फिरोज तुगलक या क्या बोलते इसको क्या था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आपको तकावी ऋण दिया, कृषकों को जो ऋण दिया जाता था कृषि के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। फिर इक्ता मुगल क्या बोलते इल्तुतमिश की प्रशासनिक प्रणाली थी जिसको इसी ने शुरू किया था। फिर आप देखते जजिया कर, एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे कई को सुल्तानों ने लगाया था। फिर बाद में अकबर हटाता है, 1563 में हटाता है। फिर बाद में लगा था, अच्छा देखिए हम लोग को दिमाग में यही आता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था नॉर्मल में, लेकिन आप जब यूजीसी के सिलेबस को पढ़ेंगे और उसमें गहराई से अध्ययन करेंगे सिलेबस कवर के दौरान, आपको ये एक बार देखने को मिला कि अकबर 1563 में भले हटाता है, लेकिन 1592 92 के आसपास में वो क्या फिर से इसको लगाता है, लेकिन फिर हटा देता है। और बाद में जो औरंगजेब आता है तो फिर वो लगाता है। तो हम लोग को वन साइडेड चीजें कई बार लगती है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया, मैं ये पीवाईक्यू में है, जब पीवाईक्यू आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें आपको ये पूछा गया है, और उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है नीचे बॉक्स उसमें ये दिया गया हुआ है, आप वहां से इसको पढ़ेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे पढ़ना होता है पीवाईक्यू को। अच्छा, मदद जकात क्या था, ये भी एक प्रकार का धार्मिक का था जकात, तो ये मुसलमानों से लिया जाता था और मुसलमानों पे ही खर्च किया जाता था उसी के बेहतरी के लिए। लेकिन जजिया का हिंदुओं से लिया जाता था, धार्मिक कर था कि आप नॉन मुस्लिम होते हुए मुस्लिम शासन में रह रहे तो आपको ऋण देना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये खर्च हिंदुओं पर नहीं, अन्य जो सभी होते थे उन पे, मुगल प्रशासनिक में उन सब पे खर्च होता था, लेकिन लिया तो जाता था हिंदुओं से भी। तो ये था मदद मास क्या है, जो इस्लामिक स्कॉलर थे उस समय मुगल काल में या सल्तनत काल में, तो उनको जो मदद दिया जाता था तो एक प्रकार वो मदद मास कहलाता था। ये और भी थोड़ा सा और विस्तार है इसका, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रो देख ले। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि जब आप सिलेबस पढ़ने के बाद जब आप सिलेबस को कवर करेंगे तो वहां पे आपको मेरा आवाज कान में सुनाई देगा, तो आपको हो सकता है वो टॉपिक याद आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, डिटेलिंग तो कर ही नहीं सकते ज्यादा। अमरब आपको दक्षिण भारत से संबंधित है। राय देखो ये भी दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। जंगम दास वर्ता क्या है आपको देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में सब पढ़ेंगे। अच्छा, मदरसा और मकतब के बारे में आप देखेंगे। इस साल भी जो दिसंबर वाला जो सेशन था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा था, मदरसा और मकतब से क्वेश्चन बना था, मदरसा क्या है मकतब क्या है। तो आप जानते ही होंगे सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र है एक प्रकार से, तो वहां से आपको इसमें क्या है क्वेश्चन एक बार बना था। आप जो मराठा पढ़ेंगे तो मराठा प्रशासन में आप चौथ पढ़ेंगे, सरदेशमुखी पढ़ेंगे, है ना। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या था, कर था। चौथ मतलब 1/4 मतलब 25% जो गैर मराठा संरक्षित राज्य थे उसे लिया जाता था। सरदेशमुखी 1/10 वो अपने क्षेत्र के राज्यों से लेता था। तो ये है आपको। फिर सराय आपको, ये आपको मुख्य रूप से सल्तनत काल कह लीजिए या क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, तरीके बिहार से था, रोहतास में सासाराम में जो उसका मकबरा है, शेरशाह सूरी है ना। शेरशाह सूरी के समय में उसने बहुत सारे सरायों का निर्माण करवाया था। उस सरायों में
हिंदू के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग रसोइया रखता था, खाने-पीने की व्यवस्था करता था। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ेंगे तो सराय वहाँ से आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार। पोलीगर क्या था? जागीर क्या था? है ना? जागीर वतन जागीर क्या था? जागीर वही संपत्ति या ज़मीन मुगल प्रशासनिक में जो लोगों को ज़मीन दिया जाता था वो था एक प्रकार से वेतन के बदले। फिर वतन जागीर अलग हो जाता है। शरीयत जो इस्लामिक कानून है वो क्या था? तो मध्यकाल मुख्य रूप से इसी शरीयत को ध्यान में रख कर के ही चला था। दस्तूर क्या था? आप उसको पढ़ेंगे। दस्तूर के अलावा मनसब क्या है? मनसब जानते हैं? लिखा भी है प्राकृत में ओहदा एक प्रकार का पद ब्यूरोक्रेसी था, जो अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा। इससे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। देशमुख, रितेश देशमुख याद है हीरो? जर्नलिया, बेस्ट कपल, है ना? तो रितेश देशमुख, तो देशमुख मराठा, रितेश का महाराष्ट्र के है, मराठा है। तो आप ऐसे हम इसको रिलेट किए थे, देशमुख क्या है, कैसे है? तो देशमुख आपको क्या था, मराठा प्रशासन में जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी होते थे ना, या उनके गवर्नर्स कह लीजिए वो, या मंत्री कह लीजिए, उसे देशमुख कहा जाता था, जो टैक्स से संबंधित काम करते थे। तो रितेश देशमुख से आप देशमुख याद रखें, तो मराठा प्रशासन से संबंधित है। नाडु, उर ये क्या था? दक्षिण भारत का जो प्रशासनिक तंत्र था, उसको जो अलग-अलग पार्ट में विभाजित किया गया, उसी में आपको नाडु दिखेगा, वलनाडु दिखेगा, उर दिखेगा, है ना? तो वहाँ से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, उसमें आपको ये सब विभाजन देखने को मिलता है। उलेमा, उलेमा एक क्या धार्मिक विद्वान थे, जो सल्तनत काल में या मध्यकाल में जो धार्मिक विद्वान थे, इस्लामिक धार्मिक विद्वान थे, उनको उलेमा कहा जाता था। उलेमा का प्रभाव ज़्यादा रहता था मुगल प्रशासन में, या जो सल्तनत काल है उस समय में उन उलेमा के हिसाब से ही प्रशासन चलता था। ठीक है? तो सभी शासक इसको खुश करके ही रखना चाहते थे, नहीं तो विद्रोह करवा देता, कुछ करवा देता था। ठीक है? फरमान एक प्रकार का आदेश होता था, जो मुख्य रूप से शासक सुल्तान या बादशाह जारी करते थे। कुछ-कुछ केस में जो मौलवी मुल्ला जो थे, जिस उलेमा वर्ग में, वो लोग भी जारी करते थे। सत्याग्रह गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जानते ही हैं। स्वदेशी गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में है ही, ठीक है? इसके अलावा स्वदेशी 2 जगह आपको, एक तो बंगाल विभाजन के टाइम में भी देखने को मिलेगा। पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद आप लोग जानते ही हैं कि किसी धर्म को सेंटर में रख करके उसकी राजनीति करना। जैसे अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल को, की पॉलिसी अपनाई थी। अभी भी आपको कई कुछ पार्टियां हैं जो संप्रदायवाद की राजनीति करती है। जैसे कि आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो एमआईएम का जो ओवैसी है, उनका संप्रदायवाद का एक एग्जांपल है। कुछ लोग भाजपा पे भी आरोप लगाते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे मतलब किसी एक धर्म को सेंटर में रख करके अन्य धर्म को नीचा दिखाना, या इसी तरह से जो है उसी में मतलब धर्म केंद्रित राजनीति है। संप्रदायवाद क्या है? प्राच्यवाद क्या है? मतलब इतिहास को भारतीय नजरिए से देखना। ये क्या प्राच्यवाद, ये आपको हिस्टोग्राफी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्राच्यवाद। इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, जो हिस्टोग्राफी में आप पढ़ेंगे ना, अलग-अलग है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, प्राच्यवाद है, फिर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये सब पढ़ेंगे। प्राच्य निरंकुशतावाद एक अलग टर्म है। विऔद्योगिकीकरण, अच्छा देखिए, औद्योगिकीकरण तो जानते हैं कि उद्योग लगाना। विऔद्योगिकीकरण जब अंग्रेज आए, तो भारत में जो पहले से चल रहा उद्योग था, उसको उन्होंने कैसे एकदम पॉलिसी के साथ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समाप्त किया था। ये आप किसमें? विऔद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखेंगे। भारतीय पुनः, अगला टॉपिक क्या? भारतीय पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण जानते हैं, वैसे शब्द शाब्दिक अर्थ निकालिएगा तो आपको लिख समझ में आएगा कि फिर से जागना, है ना? लेकिन फिर जागना मतलब सो करके जागना नहीं। ये जागना यहाँ पे है कि लोग अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को फिर से समझें कि मानववाद इसके बाद ही ह्यूमैनिटी जैसा कॉन्सेप्ट सब आता है। तो आप तो ऐसे एक जानते हैं कि 16वीं शताब्दी के आसपास में पुनर्जागरण आपको शुरू होता है यूरोप में, है ना? और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बार तो आप देखना चाहेंगे तो शंकराचार्य के समय में जो भक्ति आंदोलन था, वो भी एक प्रकार का मेरे हिसाब से पुनर्जागरण का ही काल था। लेकिन मुख्य रूप से जो पुनर्जागरण माना जाता है भारतीय मध्यकाल या आधुनिक काल के प्रारंभ में, तो वो जब राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, डी.के. कर्वे जैसे विद्वानों ने जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराई था, कुरीतियाँ था, उसको हटाने का प्रयास किया था और आधुनिकता को लाने का प्रयास किया था। वो अच्छा, आधुनिकता का मतलब सिर्फ पश्चिमी विचारधारा नहीं, भारतीय ग्रंथों के हिसाब से जो वास्तविक रूप था, जो कर्मकांडीय व्यवस्था तो वो नहीं, उसके अलावा जो था उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो पुनर्जागरण था। मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है उन्हीं को।
ठीक है। तो सती प्रथा का अंत करवाए थे, बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन किए थे और उसके अलावा महिलाओं की शिक्षा की बात करते थे। बहुत सारा योगदान था इनका। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण। आर्थिक अपवहन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, कैसे अंग्रेजों ने यहाँ से क्या संपत्ति को लूट लूट कर गया ले गया, क्या पॉलिसी अपना, रेल में इन्वेस्ट कैसे करवाया, रेल कैसे उनके फायदे के लिए था, फिर बाद में हम लोग के लिए उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में लाभ कैसे मिला, सो है। उपनिवेशवाद, जब कोई बाहरी ताकत किसी दूसरे क्षेत्र को कब्जा लेता अपने लाभ के लिए, उपनिवेशवाद एक छोटा सा है, फिर इसके बाद साम्राज्यवाद आता है। दोनों में हालांकि लगता है एक ही है, लेकिन बेसिक अंतर भी है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और साम्राज्यवाद उपनिवेश में बेसिक अंतर आप जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। परमोच्च शक्ति, जब देशी रियासतों को बोला कि भाई तुम इंडिपेंडेंटली रहोगे, लेकिन पैरामाउंट पावर कौन रहेगा, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश क्राउन रहेगा, उसके अंडर में रहना होगा, तो वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। द्विशासन सिद्धांत, डायरकी क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे। संघवाद क्या है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उपयोगितावाद क्या है, फिल्टर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति। तो अब ये अग्रवर्ती नीति जब अफगान पॉलिसी रहता है अंग्रेजों का, उसमें है कि भाई पहले अटक कर दो, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये किसका था, 1878 में कौन देश को समाप्त किया था, अच्छा याद आएगा तो बताएंगे। तो फिर उसका है, फिर आपको देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजलोप का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की हड़प नीति है उससे संबंधित है। सहायक संधि जो है आपको उससे है, एक प्रकार से सहायक संधि ने क्या भारतीय राजाओं को दिव्यांग विकलांग बना दिया था, उसे सैनिक ही छीन लिया। सैनिक ही किसी राज की ताकत हो जाए, वो भी उस समय में तो सैनिक ही होता था, सैनिक भी नहीं, सैनिक ही होता था किसी राज की शक्ति का आधार, उसी को छीन लिया। और पैसा भी राज्य देशी रियासत से सब लिया। तो सहायक संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, सुधर्मवाद क्या है, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे याद होगा आपको। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे भूदान आंदोलन में, अच्छा तो अलग चीज है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी का, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे। वही विनोबा भावे जो गांधी जी के फॉलोअर थे, उन्होंने ही भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है, पंचशील समझौता वही नेहरू। गांधी जी के सेकेंड अनुयायी कौन थे, गांधी जी के सेकेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन थे, वही नेहरू थे। तो उन्हीं नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में पंचशील, जो हम लोग पंचशील का सिद्धांत है आपको चाइना से जो पंचशील समझौता, अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पंचशील क्या है, बौद्ध कॉन्टेक्स्ट में 10 शील पढ़ेंगे, 8 अष्टांगिक मार्ग है, उसके अलावा 10 पंचशील है उसको भी पढ़ेंगे, 10 शील है उसको पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में मिश्रित, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है। एक सेकेंड, अच्छा अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और दोनों का गुण जिसमें हो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल अमेरिका, साम्यवादी का रसिया चाइना, हालांकि अब ये भी रहे नहीं उस तरीके से। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत है ना। तो ये है, फिर वही उसी से में देखिए उसी के कॉन्टेक्स्ट में समाजवाद है, पूंजीवाद है, तो उसको पढ़ेंगे। हिंदू कोड बिल, जिसके तहत अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, पास नहीं पाया तो अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया था। ऐतिहासिक प्रक्रिया, हिस्टोग्राफी में आ जाएगा आपका, ऐतिहासिक प्रक्रिया, साहित्यिक चोरी, इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता ये क्या है, ये आपको ऐतिहासिक लिखना। देखिए तो टोटल हम आपको बताए थे कि कितने 10 यूनिट होते हैं, और 10 यूनिट में 3 प्राचीन भारत का यूनिट, 3 मध्यकालीन भारत का, 3 आधुनिक भारत का, और 10वां एक हिस्टोग्राफी होता है। तो ये 10 यूनिट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको एक मेन जो पॉइंट है वो दे दिया। अब इसी का विस्तार रूप से यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो देखिए जैसे आप देखेंगे कि, अच्छा मैं इस कैमरा को पहले बंद कर देता हूँ, अब हम नहीं दिखेंगे। हाँ, तो आप देखिए 10 यूनिट में से जो पहला यूनिट है तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए पहला यूनिट यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखिए, आप जानते हो कि जब हम बताते हैं क्लास लेते हैं तो उसमें हम बताते हैं मुख्य रूप से कि जो इतिहास है, इतिहास के जानने के 3 स्रोत होते हैं। एक होता पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो वही जो हम बताते 3 स्रोत, मान लीजिए इतिहास है, इसी इतिहास जानने के 3 स्रोत बताते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 स्रोत हैं। ठीक है,
पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत, और तीसरा क्या है, फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये साहित्यिक जो स्रोत होता है, इस साहित्यिक स्रोत के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, एक होता है गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक या आपको क्या है, लौकिक साहित्य होता है। फिर इसमें भी और अलग डिवीजन होता है। तो उसी संदर्भ में कि इतिहास के स्रोत क्या-क्या है, आप उसको जानना होगा। तो देखिए पहला ही क्या लिखा है, स्रोत संबंधी वार्ता, ठीक है। तो उसी में पहला क्या दिया, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, मुख्य रूप से देखिए जो उत्खनन से जो प्राप्त जानकारी होता है या पुराने प्राचीन स्मारकों से जो प्राप्त जानकारी होता है, उसको हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, उसे पुरातात्विक स्रोत में। हालांकि ये डिटेल टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि उत्खनन से प्राप्त जो भी जानकारी है, जानकारी के जो स्रोत है, वो सब क्या पुरातात्विक स्रोत है। जिसमें आप लेते हैं भवन, स्मारक, सिक्के, मुहर, है ना, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, गहने, जेवरात। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी क्या पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर है। उसी पुरातात्विक स्रोत में आप पढ़ेंगे कि अन्वेषण क्या होता है, यानी कि खोज क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। इसका उत्खनन का मतलब जाके जेसीबी से नहीं खोद देता है, वो अंतर होता है। इसे बहुत खुरपी खुदाई बहुत बारीक तरीके से इसको खुदाई करना था। पूरा लेख विद्या क्या होता है ना, आर्कियोलॉजी कह लीजिए क्या होता है। आर्कियोलॉजी आप पढ़ेंगे कि ये कि पुरालेखों या अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एपिग्राफी। तो वही एपिग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में है। मुद्रा शास्त्र जो न्यूमिस्मेटिक्स है, न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। सिक्के को अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। हिंदी में ही पूछता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही रहेगा, न्यूमिस्मेटिक्स ही रहेगा, मुद्रा शास्त्र नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो फिर तो उसमें तो स्पष्ट है, मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, तो पूछ के क्या फायदा। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, ऐसे क्या पूछेगा। तो पूछता है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेख शास्त्र। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। तो उसके संबंध में जानकारी, तो सिक्का से भी प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, जो पुरानी प्राचीन जगह है उसका समय आप कैसे निर्धारित करते हैं, आप इसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन समय का समय जो C14 कार्बन 14 विधि आप लोग पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सप्ताह में ये पढ़ना पड़ता है। इंटर 12th का जो पहला सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सप्ताह है, उसमें हम डिटेल से पढ़ाते भी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए साहित्यिक स्रोत देखिए आ गया। साहित्यिक में भी स्वदेशी जो अपने देश का साहित्य है, उसमें भी प्राथमिक एवं द्वितीयक दिए हुआ है। देखते हैं यहाँ पे धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य वो हुए जो किसी धर्म से संबंधित है, जैसे ब्राह्मण साहित्य जो हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य जो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा महाकाव्य में रामायण महाभारत आ जाते हैं। तो इन सारे धर्म ग्रंथों से भी कई सारे प्राचीन समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो भी एक प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत में आता है, ठीक है। लेकिन उसमें को धार्मिक नजरिए से देखते हैं। फिर इसके अलावा मिथक आता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं कई कंटेक्स्ट में। दंत कथा है, जो लोग प्राचीन कथा एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं, उससे भी कुछ इतिहास की जानकारी निकलती है। हालांकि उसको एज इट इज नहीं ले लेते हैं, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से, अन्य लौकिक साहित्यों से, अन्य कई प्रकार की चीजों से हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो वहां पे आता है। इसके अलावा आप देखिए, हम बताए थे ना विदेशी यात्रियों की विवरण। तो भारत में समय समय पे, प्राचीन समय पे भी कई सारे विदेशी व्यक्ति आए हैं। उन्होंने जो कुछ देखा समझा उसको अपनी किताबों में लिखा, अपनी यात्रा विवरण में लिखा। तो उससे भी उस समय के बारे में, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। और जो कहिएगा अलौकिक साहित्य है, जैसे गैर धार्मिक साहित्य है, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, इन सब चीजों से भी उस समय का बारे में जानकारी मिलता है। ये डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आप इसमें जानिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसका भी थोड़ा सा देखना है। तो चलिए इसके अलावा देखते हैं पशु चारण, और इसी में आपको देखना होगा इसका क्या, पशु चारण और खाद्य प्रणाली, है ना। पशु चारण, और यहाँ पे देखने को मिलता पशु चारण और खाद्य उत्पादन। तो शुरुआती जो मानव था वो क्या था, हंटर गैदर, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इधर से जानवरों की तरह जीता था। कैसे, अच्छा अब शुरुआती ऐसे होता, ये मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे एक कोशिकीय जीव से मानव आज इतना आधुनिक मानव बना। उसी में आप पढ़ते हैं ना
ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबके बारे में पढ़ते हैं, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस के बारे में पढ़ते हैं। वो लोग कैसे थे? अच्छा, वो लोग क्या थे, जब पत्थरों पे निर्भर थे मुख्य रूप से, तो उसको पाषाण काल कहा गया। फिर पाषाण काल कई भागों में बढ़ता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो वही इसमें आपको पाषाण काल देखने को मिलेगा। जब तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाने लगा तो ताम्र पाषाण काल। तो उस समय लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, किन एरिया में ज्यादा लोग रहते थे, कौन कौन टूल्स औजार यूज करते थे, विनिमय का ढांचा क्या था, तो ये सब चीजें आप उसमें देखेंगे। आप देखिए अगला टॉपिक क्या है आपको आ गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता या उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं सिंधु को ही, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इस सबसे भी क्वेश्चन बनता है। इसका उद्भव यानी कि ओरिजिन कहाँ हुआ, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मुख्य स्थल इसका मेन जो 10, 12, 50, 20, 22 है उसको कौन कौन से है, वो लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, शिल्प कला क्या क्या उन लोग को जानते थे, धर्म क्या था, किस धर्म को लोग मानते थे, समाज और प्रशासन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका ह्रास यानी कि पतन कैसे हुआ, आंतरिक और बाहरी व्यापार कैसे था, है ना। तो भारत में प्रथम शहरीकरण का प्रमाण यही है, तो क्यों है, कैसे है, इसको ही शहरीकरण क्यों कहेंगे प्रथम, तो फिर दूसरा कौन हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनते हैं, तो आपको उस तरह से ध्यान में रखना होगा। अगला आप देखेंगे तो क्या आपको दिखता है, वैदिक काल आपको दिख जाएगा। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक काल में भी आपको दो विभाजन है, वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। देखते हैं तो उस समय का लोगों का कौन थे, कैसे थे, आर्य थे कि अनार्य थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किन किन क्षेत्रों पे शासन किया, आर्य विदेशी थे कि भारतीय थे, हम ही लोग आर्य के वंशज है या दक्षिण भारतीय लोग है, उनका राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं कौन थी, सभा समिति जो चर्चा किए थे, राजा राज का संरचना कौन था, राजा का हेड कौन होता था, क्या अभी आधुनिक राजशाही था या डेमोक्रेसी था, तो इन सारे चीजों का उस समय वर्ण व्यवस्था कैसा था, समाज में ऊंच नीच भेदभाव कैसे था, कैसे वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित से जन्म आधारित हुई, ठीक है, उस समय धर्म का उद्भव कैसे हुआ, इसके अलावा जो अलग अलग उपनिषद बने, वेद बने, उसमें दार्शनिक विचार सब है, वेदांत है, फिर उसके बाद लौह तकनीकी जो उत्तर वैदिक काल के अंत में या उसी के बीच में कह लीजिए शुरू होता है, आयरन टेक्नोलॉजी वो क्या है, इसी समय दक्षिण भारत में महापाषाण काल शुरू होता है, वो क्या है, तो इन सारे चीजों का डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, इन लोग वैदिक काल के बाद जो आता है महाजनपद काल, तो उसमें शासन का प्रणाली एकदम से बदल जाता है। वैदिक ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालक था, कृषक धीरे धीरे बनता उत्तर वैदिक काल में। फिर महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य बनते हैं, तो दोनों में क्या अलग अलग अंतर है। इस समय के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास या जीवन कैसे था, ये मुख्य रूप से किस समय का बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो उस समय द्वितीय नगरीकरण कैसे हुआ, कई सारे धार्मिक विचार या धार्मिक सिद्धांतों का जन्म हुआ, धार्मिक विचारधाराओं का जन्म हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक जैसे कई सारे संप्रदाय का उस समय उद्भव हुआ, तो उसमें से जो मुख्य संप्रदाय थे, धर्म थे, उनके बारे में डिटेल से जानिएगा, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूनिट 1 में आप देखिए यूनिट 2 में आप क्या देखते हैं, क्या लिखा, राज्य से साम्राज्य तक। तो मगध का उत्तर 16 महाजनपदों में से एक को मगध ताकतवर बनता है, तो वो क्यों आखिर इतना ताकतवर बनता है, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, उसमें अलग अलग वंश आते हैं। फिर जब सिकंदर के टाइम में आक्रमण होता है मगध पे या भारत पे कह लीजिए उस समय, तो कौन था भारत का शासक कौन था, तो कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य को बता देते हैं, फिर कुछ लोग धनानंद बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी ये सेल्यूकस क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, सिकंदर से मिला था। ये विवाद है, ये विवाद से भी क्वेश्चन बनता है, बाकी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो है। फिर मौर्यों का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक था, प्रसार कहाँ, अफगानिस्तान तक उन लोगों ने प्रसार किया था, दक्षिण में श्रवण कर्नाटक तक। मौर्यों की राज व्यवस्था कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उसके अलावा अर्थव्यवस्था कैसी थी मौर्यों के समय, अशोक मौर्य काल का ही तीसरा था, चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार तब अशोक। अशोक का धर्म क्या है, उसका देखिए आ गया ना, अशोक का धर्म पहले भी था अलग से छोटा छोटा टॉपिक में, फिर उसके धर्म की प्रकृति क्या थी, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अशोक का राजा देश क्या था,
भाषा और लिपि उसकी क्या थी, तो इस सब से भी आपको क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठीक है, फिर आप देखते हैं साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का। देखिए, जब केंद्रीय सत्ता मजबूत रहती है तो क्षेत्रीय ताकत अपने आप कमजोर हो जाता है, और जैसे ही केंद्रीय ताकत कमजोर होता है तो क्षेत्रीय ताकत का उद्भव होता है। जैसे महाजनपद में केंद्रीय ताकत मजबूत हो तो कमजोर हुआ है, तो कई सारे क्षेत्रीय ताकत उद्भव हो जाता है, उनका उत्थान हो जाता है क्षेत्रीय ताकतों का। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, कि जब क्षेत्रीय ताकत का उदय होता है उसी काल में विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी प्राचीन समय में विदेशी आक्रमण होता है, ये नहीं कि खाली मुगल सल्तनत काल में होता है। उस समय इंडो यूनानी जो इंडो ग्रीक है वो कौन थे, कब आए, शुंग, हालांकि शुंग सातवाहन थे तो क्षेत्रीय ताकत है भारत में, जो मगध पे ही शासन किए थे। फिर सातवाहन दक्षिण भारत में सेंटर बनाते हैं। कुषाण, शक, क्षत्रप प्रणाली, संगम साहित्य, संगम साहित्य में क्या क्या है, दक्षिण भारत का इतिहास क्या था, शासन प्रणाली, समाज, ये सब संगम साहित्य में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक में जो व्यापार, वाणिज्य, रोमन जगत से, रोमन दुनिया से उन लोगों का संबंध, ये सब आप पढ़ेंगे। व्यापार, फिर महायान, बौद्ध धर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट, कलिंग राज खारवेल है वो कैसे जैन धर्म को अपनाता है, उसको कैसे प्रश्रय देता है, उसका हाथी गुम्फा अभिलेख, जैन धर्म का उद्भव, पोस्ट मॉडर्न का मतलब मौर्य काल के बाद कला और वास्तुकला का क्या हुआ, कुषाण काल में कैसे गांधार मथुरा कला शैली का उद्भव हुआ, फिर दक्षिण भारत में अमरावती शैली का उद्भव कैसे होता है, फिर गुप्तों के बाद अभी कई सारे वंश आते हैं। हालांकि एक बार एक लाइन में कहेगा तो देखिए, मगध पे मुख्य रूप से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर बाद में अन्य छोटे छोटे वंश आते हैं। तो वही मौर्य काल के बाद कई सारे छोटे छोटे वंश आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी सब आते हैं, है ना। तो फिर बाद में गुप्त वंश आता है, तो फिर एक गुप्त केंद्रीय ताकत बन करके उभरते हैं। तो गुप्त के टाइम में फिर वाकाटक कौन थे, वही जो क्या बोलते हैं मध्य भारत वाला मालवा रीजन वाला क्षेत्र के जो शासक थे वाकाटक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी का विवाह किया था। क्या था नाम का उसका, रुद्रसेन द्वितीय बेटी का नाम कुछ था, खैर चलिए। तो उस समय गुप्त काल का, वाकाटक काल का राज शासन व्यवस्था, समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था, लोग, भूदान, जब भू अनुदान जो है ना वाकाटक जो थी, वो वाकाटक शासक उसके एक अभिलेख से मिलता है, क्या नाम था उसका हम भूल रहे हैं। ठीक है, वो उस समय का भू राजस्व क्या था, भू अधिकार क्या था, गुप्तकालीन सिक्के क्या थे, कौन थे, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब विद्या के सभी क्षेत्रों में विकास होता है, साहित्य में, विज्ञान में, खगोल साइंस में, गणित में, औषधि विज्ञान सब में प्रगति होता है, संस्कृत भाषा का विकास होता है, हिंदू धर्म का उद्भव होता है, कई सारे पौराणिक ग्रंथों की रचना होती है, मंदिर स्थापत्य कला का बहुत तेजी से विकास होता है गुप्त काल में। ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे। फिर गुप्त काल के बाद जो छोटे छोटे शासक होते हैं उसी में आपको हर्ष आता है, हर्षवर्धन, ठीक है, फिर उसका युग, उसका प्रशासन क्या था, वो धर्म क्या था, बौद्ध धर्मांतर था क्या, कैसे क्या है, तो ये है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में चल जाएगा तो सोलंकी वंश था, विष्णु कुंडिन वंश है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब प्राचीन में ही आप देखिए तीसरा यूनिट आप देखिए, तो प्राचीन में जो तीसरा यूनिट है आप उसमें क्या देखते हो, वहां दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज, तो उत्तर भारत में देख लेते ऐसा, दक्षिण भारत में भी देखिए क्षेत्रीय राज होते हैं कौन कौन से, गंग, कदम्ब, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य, राजपूत, राजपूत में भी कल्याण, चालुक्य में भी कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राजपूत अलग है, काकतीय वंश, होयसल, यादव, इन सब से क्वेश्चन बनता है बार बार। ठीक है, दक्षिण भारत में साम्राज्य भी थे, चोल, चेर, पांडे, पल्लव, ये सब क्या थे, यहाँ सब निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, प्राचीन भारत पर रहेंगे तो उत्तर भारत में आपको वैदिक काल, महाजनपद काल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपको ये सब है दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है। तो बैलेंस बना करके क्वेश्चन दिया जाता है कई कारणों से। तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए तो अच्छा, तो ये तो दक्षिण भारत में साम्राज्य हो गया। अब पूर्वी भारत में देखिए, पूर्वी भारत में साम्राज्य तो बंगाल वाला इलाका है, उसमें पाल आए, सेन आए, कामरूप जो असम वाला इलाका है उसमें बर्मन वंश का शासन है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी था। उड़ीसा में भौमाकार आए, सोमवंशी आए, इन सबसे क्वेश्चन आपको रहता है। फिर आइए पश्चिम भारत में साम्राज्य, देखते चारों दिशा में अलग अलग करके बांट दिया, इसलिए कि आप डिटेल से उसको थोड़ा सा जाने। बल्लभी गुजरात में पड़ता है, पश्चिम भारत मैप, अगर भारत का मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिख ही जाएगा गुजरात में है। तो बल्लभी के मैत्रिक, गुजरात में जो चालुक्य वंश है उसको देख लीजिए। उत्तरी भारत में भी देख लीजिएगा साम्राज्य, तो गुर्जर प्रतिहार,
कलचेरू के चेदी, गहरवाल वंश, परमार वंश, है ना। त्रिपक्षीय संबंध याद होगा, आप जब पढ़ेंगे तो त्रिपक्षीय संबंध या त्रिपक्षीय संघर्ष आपको पढ़ना होगा। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इन लोगों के बीच में होता है। पाल प्रतिहार इसी समय जो आप उसमें पढ़ेंगे भी। फिर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषता, तो मध्यकाल से पहले का जो काल है उसको बोलते हैं प्रारंभिक मध्यकाल। तो उसकी विशेषता क्या है, उस समय का प्रशासन कैसा था, राजनीतिक ढांचा कैसा था, राजतंत्र का लीगलाइजेशन कैसे हुआ, उस समय की कृषि अर्थव्यवस्था फिर पढ़ेंगे आप। भूमि अनुदान क्या था, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध क्या थे, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार क्या था, किसान वर्ग क्या, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के, मुद्रा प्रणाली, तो इन चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो प्राचीन भारत का सिलेबस है वो हो जाता है खत्म। अच्छा, और भी है इसमें और तरीके, हाँ, व्यापार और प्राचीन भारत के संदर्भ में ही व्यापार और शहरीकरण क्या था, ठीक है। प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही व्यापार और शहरीकरण क्या था, आप इसको देखेंगे। व्यापार का ढांचा क्या था, शहरी बस्तियों का स्वरूप क्या था, पतन कैसे, पत्तन है, पतन नहीं है, पत्तन, पोर्ट, व्यापार जो बंदरगाह जिसको कहते हैं, तो वो बंदरगाह से कैसे व्यापार होता था। व्यापारिक मार्ग जो है वो क्या थे, कैसे थे, व्यापारिक माल और का विनिमय कैसे होता था, व्यापारी संघ जो थे जिसको गिल्ड कहते थे वो क्या, उनका क्या रोल था। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से जो आसियान वाले रीजन है, मलेशिया, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों से व्यापार वाणिज्य कैसे हुआ, फिर उनका भी कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए ब्राह्मणीय धर्मों का विकास कैसे हुआ, जैसे वैष्णववाद, शैववाद, मंदिर संरक्षण। अच्छा, ब्राह्मणीय धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, अभी जो पढ़ाया था अलवार नयनार, उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट है। मंदिर निर्माण, संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखा मंदिर स्थापत्य कला, क्षेत्रीय शैली, इन सब के बारे में है। दान क्या था, कैसे था, कौन करते थे, कहाँ ज्यादा होता था, मंदिरों में ही क्यों होता था, उन कॉन्टेक्स्ट में। तीर्थ, भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, अच्छा भक्ति आंदोलन उत्तर दक्षिण सभी जगहों पे हुआ था, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा। तो शंकर का क्या रोल था भक्ति आंदोलन में, माधवाचार्य का, रामानुजाचार्य का पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में विशेष है, रामानुजाचार्य का क्या सिद्धांत है, जैसे शंकराचार्य का है ना अद्वैतवाद, तो शंकर वही शंकर मतलब वही शंकराचार्य, शंकर मतलब शंकराचार्य, तो उनका क्या था अद्वैतवाद। माधवाचार्य का क्या द्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का क्या विशिष्टा अद्वैतवाद है। तो इन सब चीजों से क्वेश्चन बनता है, एक तरफ दे देगा व्यक्ति साधु संत, एक तरफ उनका सिद्धांत, उसे मैच करना रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये है। फिर देखिए प्राचीन काल के कॉन्टेक्स्ट में ही है, समाज कैसा था, वर्ण, जाति, जातियों का। अच्छा, पहले तो 4 वर्ण ही थे, फिर उसे जाति कैसे बना, फिर जातियों में भी अलग सब जाति कैसे बना, महिलाओं की स्थिति कैसे बिगड़ती गई, कब अच्छा था, लिंग, फिर विवाह, संपत्ति का संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्री का क्या रोल था, किसानों के रूप में। अच्छा, रोल बदला भी, शुरुआत में अच्छा था, फिर बाद में गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसानों के रूपों में जनजातियां, वन व्यवस्था में किसानों का स्थान, ट्राइबल्स का स्थान, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे। फिर आप जब आप देखेंगे तो शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान मध्यकाल में कैसे बने, तो शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहार थे, है ना, मठ थे, महाविहार थे, यहाँ पे शिक्षा दीक्षा का काम होता था। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, सब पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो राज्य निर्माण है वो कैसे हुआ, सामंती मॉडल क्या था, फ्यूडल सिस्टम, फिर खंडीय मॉडल क्या हुआ, फिर कोऑर्डिनेटिंग मॉडल, समन्वयी मॉडल क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर बाद में अरब के साथ संबंध, अरबों का आक्रमण आ जाता है भारत पे होता है, उसमें सुलेमान का गजनवी भारत पे जो अटैक करता है, उसका गजनवी का विजय, अलबेरुनी की भारत यात्रा, आप इसमें ही पढ़ेंगे। बाद में सिंध पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है, सिंध पे अरबों का आक्रमण होता है, फिर यहीं से मुस्लिम शासन की थोड़ी सी कह लीजिए नींव पड़ जाती है उधर पश्चिमोत्तर भारत में। हालांकि व्यापक तो बाद में होता है सल्तनत काल में, लेकिन नींव तो पड़ गया था यहाँ पे। तो ये आपको था, आपको मुख्य रूप से प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये जानकारी था, ठीक है। अब देखिए यूनिट 4 है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यूनिट 4 ऑब्वियस बात हम बता देते हैं कि 3 शुरुआत का प्राचीन और 3 बीच का जो है मध्यकाल से। तो मध्यकालीन भारत से संबंधित है, मध्यकालीन भारतीय का स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख क्या है, सिक्का क्या है, मुद्रा है, उसके स्रोत है। भौतिक साक्ष्य भी कुछ मिला है,
स्मारक है, मध्यकाल। मध्यकाल में तो खैर बहुत सारे स्रोत है, पुरातात्विक भी भरपूर है, साहित्यिक भी भरपूर स्रोत है। इतिवृत्त क्या, दरबार इतिहास लेखन। साहित्यिक स्रोत क्या है, उसमें भी साहित्य में भी कई सारे भाषाओं में, मुख्य रूप से फारसी में बहुत सारे ग्रंथ है, संस्कृत में रचित है, क्षेत्रीय भाषा, दफ्तर खाना, फरमान, बहिया, पोथिया, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत फारसी और अरबी में। तो इन सब चीजों से हमको मध्यकाल के बारे में क्या जानकारी मिलती है, मिडाइवल इंडिया के बारे में। इस समय राजनीतिक घटना क्या क्या होती है, देखिए राजनीतिक घटनाएं तो पता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मोहम्मद गोरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन सब वंशों का शासन होता है, पतन होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये बड़ा डिटेल टॉपिक है। मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, बाबर ने डाला, हुमायूं ने फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर शेरशाह सूरी आ जाता है, फिर अकबर, औरंगजेब कैसे उसको प्रसार करता है, फिर उसको मजबूत करता है औरंगजेब के काल तक। फिर औरंगजेब के बाद उसका पतन भी शुरू हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर पोस्ट मुगल पीरियड, मुगल काल जो औरंगजेब के बाद जो मुगल पीरियड होता है उसको पोस्ट मुगल पीरियड कहते हैं। उत्तर मुगल कालीन शासक और मुगल साम्राज्य का गठन, विघटन यानी कि पतन, डाउनफॉल कैसे होता है। तो उसके बाद जो मुगल शासक आए वो सब चौपट ही थे, लंपट थे एक तरह से, एक का तो नाम ही लंपट मूर्ख था, नाम मतलब वो उपाधि उसको मिला था। तो जो भी आए थे, एक क्या बोलते इसको, जो भी शासक इसके बाद आते हैं, तो मुगल साम्राज्य की नींव पर आ गए से औरंगजेब के बाद क्या है, उसका सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। क्यों, कि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन होता है उसको उत्तर मुगल कालीन कहते हैं, उत्तर मुगल काल कहते हैं, पोस्ट मुगल पीरियड कहते हैं। इस समय के जो शासक थे विलासी थे, अयोग्य थे, उसके कारण उसका विघटन होता है, और भी कई सारे कारण है जिसकी वजह से क्षेत्रीय ताकतों का उदय होता है। क्षेत्रीय ताकतों में आपको उत्तर में भी दक्षिण में भी, फिर आपको विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ेंगे मध्यकाल में, या पढ़ेंगे दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में। फिर बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों कंपटीटर थे, दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते थे। हालांकि बहमनी भी कई भागों में बढ़ता है, फिर बाद में विजयनगर का भी समाप्त कर देता है। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में दक्षिण में जो सल्तनत थे, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, वही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ता है, तो उसमें बीजापुर होता है, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, इन लोग का उत्थान कैसे होता है, कैसे फैलते हैं, फिर कैसे इनका समाप्ति होता है। फिर पूर्वी गंग क्या थे, सूर्यवंशी गजपति क्या थे, ये दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, आपको इसको आप देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए उसी मध्यकाल में ही मराठा आ जाएंगे, है ना। तो मराठा का उत्थान, शिवाजी ने कैसे स्वराज की स्थापना की, याद कीजिए स्वराज था ना वहां पे, जब छोटे छोटे टॉपिक थे। फिर पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार कैसे हुआ, मुगल मराठा संबंध कैसे थे, मराठा का राज्य संघ फेडरल सिस्टम क्या था, फिर पतन कैसे हो गया मराठाओं का, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। तो ये था आपको उधर तीसरा, चौथा, आप 5वां यूनिट देखिए, ये भी मध्यकाल से ही के कॉन्टेक्स्ट में ही है। तो देखिए प्रशासन और अर्थव्यवस्था मध्यकाल में कैसे थी, सल्तनत के समय, मध्यकाल में ज्यादा सल्तनत, उसके समय प्रशासन कैसा था, राज का स्वरूप कैसा, धर्म का प्रभाव पे क्या था, सत्ता या ईश्वर केंद्रित क्या था, फिर केंद्रीय प्रशासन कैसे थे, या अर्थव्यवस्था, दोनों कॉन्टेक्स्ट में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन क्या था, उत्तराधिकार का नियम क्या था मध्यकाल में, उससे संबंधित टॉपिक है। शेरशाह ने जो प्रशासनिक सुधार किए उसको बाद में अकबर भी फॉलो करता है, मुगल काल का रीत एक तरह से उससे बहुत कुछ सीखा जाता है। फिर मुगल प्रशासन केंद्रीय, फिर प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी, जागीरदारी पद्धतियां, इन सारे चीजों को आप क्या है पढ़ेंगे। फिर दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली क्या था, विजयनगर राज्य उसका शासन व्यवस्था कैसा था, बहुमनी शासकों का प्रशासन कैसा था, मराठा का कैसा था, अष्टप्रधान उसी का, मराठों का अष्टदिग्गज आपको दक्षिण विजयनगर में है, बहुमनियों का अपना अलग सिस्टम था, तो वो क्या था। फिर आप देखते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन काल में सरहदी संबंध, मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम में और मुगल काल में भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, उसका पॉलिसी क्या था, दिल्ली सल्तनत और मुगल के शासन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या था, दोनों के बीच में बेसिक अंतर डिफरेंसेस क्या क्या थे, कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था क्या था, कैसे थी। आप अच्छा इसके बारे में डिटेल से आपको आईने अकबरी, जो अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी, उसमें डिटेल से दिए हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। श्रम अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसान वर्ग कैसे थे, अनुदान कैसा था, कृषि ऋण क्या था, कैसे थी, है ना, इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। शहरीकरण और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
उद्योग किस प्रकार के थे, सूती कपड़ा, कॉटन इंडस्ट्री, हस्तशिल्प क्या था, कृषि आधारित उद्योग कौन थे, क्या थे, कैसे उनका विकास हुआ, फिर पतन हुआ, संगठन, फिर कारखाना, फिर उसमें कारखाना में यूज होने वाली तकनीकी, प्रौद्योगिकी, उसके बारे में जिक्र है। व्यापार वाणिज्य आगे देखिएगा आप, तो व्यापार वाणिज्य के बारे में है। आगे देखिए क्या है, व्यापार जो मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य कैसे थे, राजकोष संबंध में पॉलिसी क्या था, आंतरिक व्यापार क्या था, बाहरी व्यापार कैसे थे, इनका यूरोप के साथ क्या कैसे व्यापार होता था, व्यापार के मुख्य मुख्य केंद्र कौन थे, हुंडी क्या था, एक प्रकार का अभी के समय चेक समझ लो, बीमा क्या था, राज की आय का मेन सोर्स क्या था, वह क्या था, कैसे था, टकसाल क्या था, अकाल दुर्भिक्ष मतलब अकाल, फिर किसान विद्रोह कैसे हुए, क्यों हुए, तो ये सारे टॉपिक आपको इसी में पढ़ने को मिलेंगे। फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मध्यकाल में समाज और संस्कृति कैसी थी, सामाजिक संगठन कौन-कौन थे, क्या थे, समाज की संरचना क्या थी, सूफी आंदोलन जो हुए, है ना? आप पढ़ते हैं ना अजमेर में कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। इसके अलावा इस समय सूफी आंदोलन हुए, सूफी सिलसिले क्या थे, इस बारे में उनका विश्वास क्या था, कौन-कौन सी प्रथाएँ थी, प्रमुख सूफी सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इसके अलावा बाबा फरीद, इन सब बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समकालीकरण इस समय क्या था, भक्ति आंदोलन हुआ मध्यकाल में, जैसे शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, तो ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कबीर वगैरह सब आपको आएँगे भक्ति आंदोलन में। इसके अलावा आप देखिए मध्यकालीन युग के संत, अच्छा आ गया ना, मध्यकालीन युग के संत कौन-कौन थे, उत्तर और दक्षिण दोनों में संत अलग-अलग समय पे अलग-अलग थे। मध्यकाल में समाज, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, सिख आंदोलन कैसे उत्पन्न हुआ, गुरु नानक देव जी ने कैसे एक नया आंदोलन उत्पन्न किया, एक नया धर्म के रूप बाद में ले लेता है, उनकी शिक्षा क्या है, कौन-कौन से संत गुरु हुए, 10 गुरु पढ़ते ही हैं आप लोग। आदि ग्रंथ क्या था इस समय, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जो स्थापित किए थे, इन चीजों को पढ़ेंगे। सामाजिक वर्गीकरण, समाज में कई वर्ग थे, क्लास थे, शासक वर्ग था, धार्मिक समूह के जो धार्मिक लोग थे, उलेमा जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे, वणिक मतलब व्यापारी लोग थे, व्यावसायिक वर्ग था, उसमें फिर राजपूत समाज कैसा था उसके बारे में, ग्रामीण समाज में छोटे सामंत या होते थे, फिर इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार ये क्या थे, इन सब के बारे में जानना होगा। स्त्रियों की स्थिति मध्यकाल में कैसी थी, तो मिडेवियल इंडिया था, मेडाइवल, उसमें स्त्रियों की स्थिति क्या थी, उसी के संदर्भ में जनाना व्यवस्था क्या था, देवदासी व्यवस्था क्या था, जो मंदिरों में कुमारी कन्या रहती थी, ईश्वर से भगवान से उनका विवाह करवा दिया जाता था, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या था, कैसे कुप्रथा बाद में बन जाता है, तो ये सब के कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन में आप देख जाएगा आपको। मध्यकाल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा के केंद्र कौन-कौन से मध्यकाल में, मदरसा शिक्षा का क्या रोल था, कैसे विकसित हुआ, क्या उसका फायदे नुकसान हुए, ललित कला, आर्ट एंड आर्ट, देखिए आपको चित्रकला की कई सारी शैलियाँ इस समय विकसित हुई, जैसे मुगल शैली, चित्रकला की राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, आपको हिमाचल से संबंधित है, गढ़वाली शैली, संगीत का विकास मध्यकाल में कैसे हुआ। इसके अलावा आप देखते हैं कला और वास्तुकला में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको इंडो इस्लामिक पद्धति क्या थी, है ना? इंडो मतलब भारतीय कला और इस्लामिक कला, अरब कला का क्या मिला-जुला रूप था। मुगल वास्तुकला क्या क्या रोल था, कौन-कौन से मुगल वास्तुकला है, जैसे आगरा का लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आप दीवाने खां दोनों का, दिल्ली का भी आगरा का भी, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय वास्तुकला की अलग-अलग शैलियाँ विकसित हुई। इंडो अरब वास्तुकला आर्किटेक्चर, भवन आप वास्तुकला मतलब भवन निर्माण का एक तकनीक, आसान भाषा में समझ लीजिए। मुगल उद्यान, जो मुगलों का जो चारबाग शैली है उससे क्वेश्चन बनता है। मराठा दुर्ग क्या था, पूजा गृह और मंदिर क्या थे, इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था मुख्य रूप से आपको बनने वाले क्वेश्चन। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, यूनिट 7th। यूनिट 7 से आपको क्या शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत, मॉडर्न, तो कहते हैं ना 3 शुरुआती प्राचीन, 3 बीच का मध्यकालीन और 3 अंतिम आधुनिक भारत, और लास्ट का 10वां हो जाता है आपको हिस्टोग्राफी। तो आप देखिए 7वां यूनिट आधुनिक भारत का जो है उसका स्रोत क्या है, हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया, तो उसको जानने का स्रोत क्या है, तो कुछ अभिलेखीय साक्ष्य है, कुछ लोगों का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, उनका मेमोरी है,
उस समय के आधुनिक भारत के लिए तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में स्रोत है, जो स्रोत चाहिए पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण खूब सारा है। अब तो समस्या होती है उसको छांटने में ही ज्यादा समस्या होती है, इसको क्रॉस चेक करने में। मौखिक साक्ष्य बहुत सारे हैं, सृजनात्मक साक्ष्य, साहित्य इस समय क्या था, चित्रकारी भी एक प्रकार का एविडेंस है, स्मारक उस समय के जो भवन सब बने हैं, उस समय के सिक्के, ये सभी एक प्रकार के स्रोत है। फिर कैसे ब्रिटिश सत्ता जो अंग्रेजी सत्ता है वो 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में फली फूली। भारत में यूरोपीय व्यापार कैसे आया, कैसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इन लोगों का जो व्यापार था, ये क्रम में नहीं है, उल्टा पुल्टा है, तो इसका क्रम से भी क्वेश्चन बनता है। तो इन लोगों का क्या रोल था भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत के व्यापार में, तो इन सबसे क्वेश्चन बनता है। फिर आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र की स्थापना और विस्तार, कैसे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा होता है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, जो उस समय जो क्षेत्रीय ताकत थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब और भी कई सारे, तो उनके साथ अंग्रेजों का क्या रोल, क्या रिलेशन रहता है, फिर कैसे इसको वो लोग अपने अंडर करते हैं। फिर 1857 का विद्रोह क्यों होता है, उसका नेचर कैसा था, क्या ऑल इंडिया विद्रोह था या रीजनल था, उसका प्रभाव क्या होता है। फिर कैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। फिर केंद्रीय और प्रांतीय ढांचा का विकास होता है 1773 से 58 के बीच में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस का जन्म कैसे होता है, करनावाली जब पढ़ेंगे। न्यायतंत्र क्या होता है, पुलिस और सेना में क्या सुधार होता है, क्या कैसे गठन होता है। ताज के अधीन रजवाड़ों यानी कि देशी रियासत थे, उसमें क्या पॉलिसी अपनाया जाता है। फिर स्थानीय सरकार का क्या कॉन्सेप्ट था, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 35 के बीच में क्या क्या होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे यूनिट 8 आ जाइए, इकोनॉमी, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था क्या था, बदलती संरचना उस कॉन्टेक्स्ट में क्या थी, व्यापार की मात्रा और दिशा क्या था, कृषि का विस्तार इस समय आधुनिक काल में क्या हुआ। फिर कृषि का कमर्शलाइजेशन यानी कि वाणिज्यकरण कैसे किया गया, कैसे जो किसान अपने चावल, गेहूं, खाद्यान्न उत्पादित करते थे उनको कपास, गन्ना, इन सब पे फोर्स, नील, इन सब पे फोर्स किया गया कि भाई व्यापारिक फसल उगाओ। फिर उनका बुरा हाल कैसे शुरू हुआ, अकाल वगैरह सब। भूमि का अधिकार किसको दिया जाएगा, भूमि बंदोबस्त की जो प्रणाली बताया था ना, जमींदारी, रजतवारी, महलवारी, वो सब है। ग्रामीण कैसे अंग्रेजों के जाल में फंसे, फिर क्या बोलते हैं, महाजनों के ऋण के नीचे दब गए, भूमिहीन हो गए, फिर किसान से वो मजदूर बन गए, सिंचाई और नहर व्यवस्था इस समय कैसे विकसित हुई, ये सब चीजें आप इसमें आधुनिक काल में पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल का ह्रास यानी कि पतन कैसे होता है, शिल्प उद्योग, अच्छा उद्योगों का ह्रास, तो इस समय जो भारतीय उद्योग थे उसका डाउनफॉल कैसे हो जाता है, और कैसे अंग्रेज एक प्लान तरीके से जो भारतीय उद्योग है उसको समाप्त करते हैं। शिल्पकारों की क्या-क्या बदलती स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, कैसे अंग्रेज के आने के बाद वो एकदम पतन की ओर चल जाता है, शिल्पकार एकदम से बेरोजगार, जो शिल्पकार थे आप मजदूर बन जाते हैं। कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी औद्योगिकरण, विशहरीकरण किया जाता है, जिससे आर्थिक अपवहन होता है, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। ब्रिटिश का जो अंग्रेज थे उनकी औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था, कि भारत के इंडस्ट्री को समाप्त करना, अंग्रेजी उद्योग जो था वहाँ क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति हो ही चुका था, उसको फलाना-फुलाना, यहाँ से कच्चा माल ले जाता, वहाँ से बना कर के लाता, यहाँ बेचता, यहाँ के उद्योग को समाप्त किया। तो मुख्य आधुनिक उद्योग क्या-क्या बने अंग्रेजों के समय में, इंग्लैंड में भी या फिर भारत में भी। कारखाना कानून क्या था, सब मजदूर जब मजदूर श्रम बन गए तो उनका अपना संघ बना, एसोसिएशन संगठन बना, फिर उन लोगों ने कई सारे आंदोलन किए। अंग्रेजों की मौद्रिक नीति जो क्या थी, बैंकिंग सिस्टम क्या कैसे विकसित हुआ, मुद्रा और विनिमय का क्या-क्या तरीका था, रेलवे का, सड़क परिवहन का विकास कब, क्यों, कैसे किया गया, संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ का विकास अंग्रेजों के समय हुआ, क्यों? आपको लगता होगा कि इसका लाभ हम लोग के नहीं, ये लोग कितना जल्दी से जल्दी आसानी से लूटे, इसके लिए इन सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करता है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग को बाद में इसका लाभ मिल जाता है। फिर नूतन यानी कि नए शहरी केंद्रों का विकास कैसे हुआ, नगर का कैसे प्लानिंग किया गया, स्थापत्य कला का जो अंग्रेजों के समय जो आर्किटेक्चर उसका नई शैली कैसा था, ठीक है? उन चीज़ों की है, इंडो सैनिक शैली सब है, उस सब का विकास, शहरी समाज और शहरी समाज समस्याएँ क्या-क्या थी, शहरी समाज बना फिर उसके साथ समस्याएँ क्या-क्या हुई, फिर अकाल
और महामारी कैसे हुआ, उसमें सरकार का पॉलिसी क्या रहा था अकाल और महामारी के टाइम में, बहुत बुरा पॉलिसी था सरकारों का। जनजातीय और किसानों ने कई सारे आंदोलन किए, अंग्रेजों के शोषण के, जमींदारों के शोषण के खिलाफ वो कौन-कौन थे, इसी में आप मुंडा आंदोलन पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह और भी कई सारे जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर कई सारे किसान आंदोलन पढ़ेंगे। संक्रमण काल में भारतीय समाज कैसा था, तो ईसाई धर्म से संपर्क हुआ, फिर ईसाई मिशनरी भारत में कैसे ईसाई धर्म के फैलाव किया। अभी नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य है जहाँ पे ईसाई बहुसंख्यक में है, मतलब कई राज्यों में 60, 70, 80% तक उनकी पॉपुलेशन है मुख्य ईसाइयों की। तो कैसे आ गया, ऐसे तो नहीं आ गया, यहाँ तो ईसाई थे नहीं, तो कैसे ईसाई मिशनरी ने भारत का ईसाईकरण किया, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं को बदला, जो धार्मिक कॉन्सेप्ट था उसका आलोचना किया, फिर उसको बदला, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियां कैसे बदला, तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। नई शिक्षा, तो अंग्रेजी सरकार थी, उनकी सरकारी नीति क्या थी शिक्षा को लेकर के, विषय वस्तु क्या था, अंग्रेजी भाषा का विकास उन्होंने कब, क्यों, कैसे किया, अपने लाभ के लिए किया, सरकारी बाबू तैयार करने के लिए किया, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि कैसे मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा, फिर भारतीय पुनर्जागरण कैसे हुए, सामाजिक सुधार कैसे हुआ, मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, उसी उन्होंने ही पुनर्जागरण चलाया। मध्यम वर्ग अंग्रेजों क्या बोलते हैं इसको, मध्यम वर्ग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों का वर्ग था जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया, है ना। जातिगत संगठन बने, जातीय गतिशीलता आई, इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे। स्त्रियों से संबंधित प्रश्न तो देखते सभी कंटेक्स्ट में आप देखते हैं कुछ चीज बदला नहीं है। प्राचीन समय का स्रोत, प्राचीन समय के शासक, प्राचीन समय के लोग, प्राचीन समय के अर्थव्यवस्था, राजनीति, यही है। तो वही चीज आपको मध्यकाल में आ जाएगा, वही चीज क्या है आधुनिक काल में आ जाएगा। प्राचीन समय में महिला की स्थिति, मध्यकाल में महिला की स्थिति, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति, यही चीज है। तो आप अगर चित्र रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, तो राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों संगठन, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान, संवैधानिक स्थिति महिलाओं की, तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ, अच्छा प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। कैसे जनता को जागरूक करने में प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल बनाया है। प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत आपको कहाँ होता है, ये भी आपको कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंटिंग प्रेस पत्रकारिता संबंधी गतिविधि, लोकमत, भारतीय भाषा और साहित्यिक विधाओं का मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापना कैसे हुआ। 9th यूनिट में देखिएगा तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार क्या था, है ना, किन लोगों ने राष्ट्रवाद को शुरुआत किया, प्रारंभ किया, ये देखने को। मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्यम वर्ग जो हाईली परस्पर समृद्ध एजुकेटेड क्लास था, उन्होंने शुरुआत किया राष्ट्रवाद का, कैसे किया, क्यों हुआ, इसके पीछे भी डिबेट है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो फिर कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस है उसका जन्म कैसे हुआ, एओ ह्यूम ने क्यों किया, इसी में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आप पढ़ते हैं। भारतीय नेशनल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका सिद्धांत क्या था, कार्यक्रम क्या था, उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, नरम पंथियों का काल, गरम पंथियों का काल, फिर उग्र राष्ट्रवाद का काल, मध्यम मार्गियों का काल क्या है, गांधी युग, ये सबको पार्ट में देखते हैं। तो जब 1917 के बाद से गांधी जी की एंट्री होती है, उस समय कांग्रेस का रूप क्या होता है, पॉलिसी क्या रहती है, आंदोलन का स्वरूप क्या होता है, शुरुआती राष्ट्रवाद क्या होता है, स्वग्राही राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर आंदोलनकारी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब है। फिर देखिए स्वदेशी और स्वराष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है, स्वदेशी और स्वराष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गांधी जी का जब जन आंदोलन शुरू करते हैं, फिर उसमें सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी क्या थी, कैसे थी, इन सब चीजों से क्वेश्चन बहुत बनता है। फिर वामपंथी जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स होती है वो क्या है, दलित वर्गों का उत्थान, सांप्रदायिक राजनीति, वही मुस्लिम लीग का स्थापना, फिर मुस्लिम लीग के कारण पाकिस्तान का जन्म, फिर इसी के तौर में, इसी के रिएक्शन 1906 में मुस्लिम लीग और 1915 में क्या हिंदू महासभा, इसी के रिएक्शन में उत्पत्ति होता है। तो उसको पढ़ेंगे आप लोग। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, स्वतंत्रता आजादी कैसे मिलती है, फिर स्वतंत्रता के साथ ही हमको विभाजन भी मिलता है, तो क्यों, कैसे, कब, मुस्लिम लीग का क्या रोल है, ये सब डिटेल से पढ़िएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत क्या होता है, तो वो ये इंडिया के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये आपको
हम आपको बताते थे इतिहास के 3 भाग है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक और एक आज़ादी के बाद का भारत। तो ये जो 12th है इंटरमीडिएट का जो पहला बुक है, आज़ादी के बाद का भारत, उसी में आता है ये सब। मैंने बताया था कि मेरी जीआरएफ याद था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे जीआरएफ क्वालीफाई किया, मेरा उसमें इंटरमीडिएट का क्या रोल था, कैसे मेरे पढ़ाने का रोल था, कैसे आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये सब मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको देख लीजिएगा तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना? हालाँकि मैं होगा तो प्लेलिस्ट बनवा दूँगा, ठीक है? विभाजन की चुनौतियाँ देखिए क्या है, तो विभाजन जब हुआ तो उसके बाद कैसे लाखों लोग इधर आए, लाखों लोग उधर गए, लाखों लोग मारे गए, ठीक है? जो लोग संपन्न समृद्ध थे वो तुरंत मिनटों में बेघर हो गए। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर भारतीय राजवाड़ों का विलय कैसे हुआ भारत में, एकीकरण कैसे हुआ, कश्मीर वाला समस्या कैसे हुआ, हैदराबाद कैसे अलग होना चाह रहा था, जूनागढ़ का कैसे समाधान किया गया, तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अम्बेडकर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे, संविधान निर्माण उनका रोल, उनकी विशेषताएँ, अधिकारी वर्ग का ढाँचा कैसे जो है क्या कहते हैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। पटेल जी ने कहा था। भारत की शिक्षा नीति क्या थी? फिर अब जो मॉडर्न शिक्षा नीति है, वो अलग-अलग टाइम पे बदलता रहता है, वो क्या है? अभी तो 2020 वाला पॉलिसी आया है। आर्थिक नीतियाँ क्या थी उस समय की? नियोजन प्रक्रिया क्या था? विकास, विस्थापन, जनजातीय मुद्दे, ये सब आज़ादी के बाद के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, आर्थिक नीति। वो जो पंचवर्षीय योजना सब आता है, उस सब के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है? फिर राज्यों के आधार पे भाषाओं का पुनर्गठन कैसे होता है ना? राज्यों के आधार पे पहला गठित भाषा के आधार पे पहला गठित कौन-सा राज्य है? थोड़ा-सा बताइए? ठीक है? फिर उसके बाद कैसे फिर से राज्यों का पुनर्गठन करना होता है, भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है? फिर केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध रहेगा? विदेश नीति में हमारा पंचशील सिद्धांत क्या था? जो नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था, जो हम लोग को क्या चाइना से पहले बात किए थे। भारतीय राजनीति में तथ्यात्मकता कब हुई, कैसे हुआ, फिर आपातकाल कैसे लगा, क्यों लगा, उदारीकरण, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, गैस वाला एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, एच लिबरलाइजेशन, बी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो था, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, सबको पढ़ेंगे। अब आ जाइए यूनिट 10। यूनिट 10 में आप देखिए, वही हम क्या बताए थे, हिस्टोग्राफी है। तो हिस्टोग्राफी में जो ऐतिहासिक प्रणाली क्या होता है, शोध क्या होता है, शोध का प्रणाली क्या होता है, इतिहास लेखन क्या है, कैसे होता था, आप इसको पढ़ेंगे। इतिहास विषय का विस्तार क्या है, उसका सीमा क्या है, फिर इतिहास का महत्व का सब क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, सब्जेक्टिविटी, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, बायसनेस क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, सब्जेक्टिविटी मतलब सब क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिविटी का उल्टा वस्तुनिष्ठता, हाँ विषय निष्ठा निष्ठता उसको कहा जाता है। अन्वेषणात्मक संक्रिया क्या-क्या है? अन्वेषणात्मक खोज संबंधी जो प्रोसीजर वो क्या-क्या है, कहाँ गया ये रहा। इतिहास में आलोचना क्या है? संश्लेषण पद्धति क्या है? फिर प्रस्तुति पद्धति क्या है? इतिहास और उसके सहायक विज्ञान कौन-कौन से है? इतिहास विज्ञान है या कला है या सामाजिक विज्ञान है, क्या है? इसमें ना कुछ लोग विधान का इतिहास कला है, कुछ कहता है विज्ञान है, कुछ कहता है दोनों है ना? ये जब इतिहास क्या है उसी टॉपिक में पढ़ते हैं हिस्टोग्राफी में। इतिहास में कारण कार्य संबंध क्या है, कल्पना क्या है, क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व है, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या-क्या है, शोध प्रणाली क्या-क्या है, शोध का जो मेथड है वो सब है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इतिहास में परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या-क्या होते हैं, ठीक है? प्रस्तावित शोध का क्षेत्र क्या होता है, आँकड़ा मतलब डेटा का संग्रह कैसे किया जाता है, डेटा में भी जो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, मूल स्रोत क्या होते हैं, पारगमन स्रोत क्या कौन होते हैं, इतिहास शोध में प्रवृत्तियाँ क्या-क्या होती है, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन क्या है, ठीक है? इतिहास लेखन की कई पद्धतियाँ थे, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, समाजवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, सबाल्टर्न इतिहास लेखन और क्या भारतीय इतिहास लेखन अलग-अलग है। इतिहास में विषय का चयन कैसे करना है, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, अच्छा ये आपको पेपर 1 में भी ये सब पढ़ लीजिएगा। पेपर 1 में भी ये बहुत 2-3 पढ़ेंगे, फुटनोट लिखना, सोर्स लिखना, संदर्भ लिखना, फुटनोट पाद टिप्पणियाँ मतलब वो वाला पाद नहीं है, फुटनोट्स है, जो किसी बुक के नीचे में जो कुछ-कुछ संदर्भ दे दिया था कि यहाँ से ये दिया गया है। ग्रंथ सूची है, थीसिस क्या है, शोध का प्रबंध क्या है, निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना कैसे, ये सब चीज़ें। साहित्यिक चोरी क्या है, कैसे दूसरे को काम को अपना बता लिया जाता है, वही है। ये भी पेपर 1 में है।
इंटेलेक्चुअल बेईमान, ये भी पेपर 1 में पढ़िएगा आप, इसमें भी है। इतिहास लेखन क्या है? इतिहास लेखन का प्रारंभ कहाँ होता है? यूनानी लोग करते हैं कि क्या रोमन होता है? गिरजाघर संबंधित या मतलब चर्च से संबंधित इतिहास लेखन क्या है? वो सब पढ़िएगा। फिर इतिहास लेखन में भी आपको देखिए क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव है। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति का क्या रोल है? वीर रैंक उसमें कौन थे, क्या थे? इतिहास में मार्क्सवादी व्यू क्या है? वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है? चक्रीय सिद्धांत क्या है ना? चक्रीय सिद्धांत इतिहास का, उसमें स्पेंगलर का क्या रोल है? चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत क्या है? जिसमें टायनवी का रोल है। इतिहास में पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? ये पेपर 1 में भी आप पढ़िएगा। ये सब क्या है? तो इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये था टोटल सिलेबस किसका? आपके यूजीसी नेट के हिस्ट्री विषय का। तो मैंने जो बताया था कि किसी एग्जाम को पास करने में इतिहास, उसका सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको पढ़ना समझना। ये तो मैंने एक बार पढ़ करके बता दिया, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने एक बार रीडिंग दे दिया, थोड़ा-थोड़ा आपको बता दिया। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, फिर नहीं होगा तो आप खुद से डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा अच्छे से, है ना? अंडरलाइन कीजिएगा, समझिएगा और तब पीवाईक्यू पढ़िएगा। जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगी चीजें कि क्या है, कैसे है। तो फिर जाकर के सिलेबस पढ़िए, कवर कीजिए इसको लेकर के और तब जाकर के खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के माध्यम से आपका ये बेड़ा पार, जो यूजीसी नेट का जो यात्रा है वो पार होगा। अच्छा, ये एग्जाम सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़िए कि यूजीसी नेट का एग्जाम आप पास कर लेंगे। अगर आप इसको पास करते हैं, ये सिलेबस कवर हो जाता है, तो आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली वगैरह होती है, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। या आप अपने जीवन में भी किसी क्षेत्र में जाना चाहेंगे, पत्रकारिता वगैरह क्षेत्र में भी, उसमें भी बेहतर स्कोप मिलेगा। या खुद का टीचिंग करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको बेहतर स्कोप होगा। पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही एग्जाम पास करना नहीं होता, मल्टी डायमेंशनली सोचना होता। तो बहुत लंबा मैं बोल गया, 1 घंटा 16-17 मिनट बोल गया। ठीक है, तो खैर काफी जरूरी था, हालांकि मैंने कोई डिटेलिंग भी ज्यादा नहीं दिया, लेकिन आवश्यक था। तो आप इसको थोड़ा सा फिर से बोलिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और उस चीजों को फॉलो कीजिएगा जो मैंने पहले मेरे अपने इंट्रोडक्टरी जो इस सेकंड राउंड वाला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें बताया था कि मेरी जीआरएफ क्या था, उसमें बताया था। उससे आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएगा। हालांकि वीडियो लंबा हो गया तो एक बार में नहीं होगा, तो आराम आराम से सुनिएगा। ईयरफोन लगा के 1 बार 2 बार सुनिएगा तो आपको कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आज इसको यहीं रखते हैं। थोड़ा सा प्रेम से समझिए, सुनिए। तो बहुत बहुत